रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और ब्रेक के बाद अब खबर पुणे से मिल रही है, जहां पुणे में मुनव्वर फारूकी एक शो करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया है और कहा है कि उनके शो को अनुमति न दी जाए। सुनते हैं क्या कह रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। मुनव्वर फारूकी नाम का कॉमेडियन का शो 15 और 16 जुलाई को पुणे शहर के नेहरू मेमोरियल हॉल में होने वाला है। इसका बजरंग दल पूरा विरोध और निषेध व्यक्त करता है। यह वही मुनव्वर फारूकी है जो मैया सीता और प्रभु रामचंद्र के बारे में अपने अपशब्द कह के हिंदू की भावना को ठेस पहुंचाने वाला यह वही शख्स है जो मुनव्वर फारूकी जो अभी पुणे में अपना शो करने वाला है। हम पुलिस प्रशासन और नेहरू मेमोरियल हॉल के प्रशासन से विनती करते हैं कि आप मुनव्वर फारूकी के शो के लिए कोई भी अनुमति ना देवे। बजरंग दल इसका तीव्र निषेध व्यक्त करता है और ऐसा शो यदि पुणे शहर में होता है तो बजरंग दल रास्ते पे उतर के इसका विरोध करेगी। जय श्री राम। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात हम पीएफआई की करेंगे। पीएफआई इस देश में हिंसा के पीछे की सबसे बड़ी वजह होता जा रहा है। जहां जहां हिंसा की घटनाएं सामने आती है वहां वहां पीएफआई का नाम सामने आता है। ऐसे में पीएफआई को जिहाद की नई प्रयोगशाला कहे तो यह गलत नहीं होगा। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर बिहार में जिहादियों की ट्रेनिंग से लेकर हर मामले में पीएफआई हावी है। देश में हिजाब मुद्दे की आड़ हो चाहे सीएए एनआरसी के नाम पर हिंसा का मुद्दा, पीएफआई ने हर जगह देश विरोधी कामों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। बिहार के पटना में आतंकी प्रयोगशाला के बाद एक बार फिर खुलासा हो गया है कि पीएफआई भारत को इस्लामिक आतंक का गढ़ बनाना चाहता है। एक रिपोर्ट देखिए पहले। पटना पुलिस ने पीएफआई के एजेंडे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। बिहार पुलिस ने फुलवारी शरीफ से आतंकी गतिविधियों में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों जिहादी आतंकियों की पहचान मोहम्मद जलाउद्दीन और अतहर परवेज के तौर पर हुई है। ये दोनों मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर युवकों का ब्रेन वॉश किया करते थे। कट्टर जिहादी मुसलमानों को हथियार चलाना और हमले करने की ट्रेनिंग भी दिया करते थे। इनका मकसद 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाना था। फुलवारी शरीफ के एसएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने इस संबंध में बताया कि भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकियों के पास पिछले 2 महीने से अलग अलग जगह से लोग मिलने आते थे और अपनी टिकट और होटल की बुकिंग किसी और के नाम से किया करते थे। जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है उनमें मोहम्मद जलाउद्दीन झारखंड पुलिस का पूर्व सब इंस्पेक्टर रह चुका है, जबकि अतहर परवेज आतंकी संगठन सिमी का सदस्य रहा है। परवेज फिलहाल पीएफआई एसडीपीआई से जुड़ा हुआ है। ये दोनों अनपढ़ और भटके हुए युवकों को संपर्क में लेकर उन्हें आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग दिया करते थे। ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा के नाम पर तलवार और चाकू चलाना सिखाया करते थे। इसके अलावा धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए उनका ब्रेन वॉश भी किया करते थे। पुलिस ने बताया कि उनके पास इसके लिए न केवल गवाह है बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी है। तो वहीं अतहर परवेज का तो भाई 2001 और 2 में बम ब्लास्ट मामले में जेल भी जा चुका है। पुलिस के अनुसार इनके पास से 8 पन्नों का दस्तावेज भी मिला है। इस दस्तावेज से ये पता चलता है कि इनका मकसद 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाने का था। पीएफआई अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार 10% मुस्लिम आबादी को अपने साथ शामिल कर देश में जिहादी उन्माद फैलाना चाहता है। इसके लिए पीएफआई इस्लाम कबूल करवाने के लिए भी भोले भाले हिंदुओं को निशाना बना रहा है। पुलिस पीएफआई के पाकिस्तानी कनेक्शन को भी तलाश कर रही है और साथ ही आगे की जाँच के लिए ईडी की मदद भी ली जाएगी। पुलिस को संदेह है कि ट्रेनिंग देने के लिए इन्हें पाकिस्तान ही पैसे देता था। पुलिस जांच में इनके पास से 30 से 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन प्रमाण भी मिले हैं। पुलिस को यह पता चला कि इन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और केरल से भी फंडिंग होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जहां जहां हिंसा होती है वहां वहां पीएफआई का कनेक्शन सामने आ जाता है और हमने हर जगह देखा, चाहे कानपुर हिंसा हो, करौली हिंसा हो, जहांगीरपुरी हिंसा हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, जहां जहां हिंसा हुई वहां वहां पीएफआई कनेक्शन सामने आए। लेकिन ये हिंसा आखिर खत्म कब होगी और इस हिंसा के पीछे जो पीएफआई कनेक्शन बताए जा रहे हैं, जैसे सिमी को बैन किया गया वैसे पीएफआई को कब बैन किया जाएगा?
क्योंकि यूपी सरकार ने इसके पहले मांग उठाई थी 2020 में कि पीएफआई को बैन किया जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि यूपी में हो रही तमाम हिंसा के पीछे पीएफआई है और पीएफआई को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से घटनाएं हो रही है, जहांगीरपुरी हिंसा में भी बड़ा खुलासा हुआ है कि जहांगीरपुरी हिंसा में जो लोग शामिल थे उनका पीएफआई से कनेक्शन है। वहीं बात करें कानपुर हिंसा की, तो कानपुर हिंसा में भी पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन एक नया मामला जो कि बिहार के पटना से सामने आया, जहां एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। मार्शल आर्ट के बहाने आतंकवादी गतिविधियों को इस ट्रेनिंग कैंप में बढ़ावा मिल रहा था। किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ उन मुसलमानों को भड़काना है, ये इस ट्रेनिंग कैंप में सिखाया जा रहा था। अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने हैं वो इस कैंप में सिखाया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं किस तरह से इस ट्रेनिंग कैंप में जो 2 जिहादी है वो फल फूल रहे थे। दूसरे देश के लोग भी, दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेते थे और फिर उन लोगों को दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता था। ये कहा जा रहा था कि इन्हें बाहर से फंडिंग होती थी, केरल से फंडिंग होती थी। और जो लोग हिंसा में शामिल है, जो लोग हिंसा में शामिल, जिन्होंने उपद्रवियों ने हिंसा को भड़काया, उनके भी पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहे हैं। आतंक की नई प्रयोगशाला जिसका कनेक्शन पीएफआई से सामने आया। लेकिन पीएफआई का इलाज क्या है, ये सुदर्शन का सबसे बड़ा सवाल है कि सिमी की तरह आखिर पीएफआई बैन कब होगा, क्योंकि ये एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जो कि इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। गतिविधियां आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये लोग अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते हैं और हिंदुस्तान में माहौल खराब करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो जहां जहां हिंसा हो रही है वहां वहां पीएफआई के कनेक्शन सामने आ रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर पीएफआई का इलाज क्या है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वेद भूषण जी जो कि पूर्व एससीपी है वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीएचपी के, वो भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है वो भी जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले विनोद बंसल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पीएफआई कनेक्शन हर जगह सामने आ रहे हैं, जहां जहां हिंसा होती है वहां वहां पीएफआई कनेक्शन सामने आ जाते हैं। इन पीएफआई का इलाज क्या है आखिर? ये जो पीएफआई का इलाज तो एक ही है कि एक तो इनके ठिकानों पर और इनकी जो सोच है। आप देखिए, सिमी को मारा हमने और उसके बाद पीएफआई खड़ा हो गया। अब पीएफआई को मारोगे तो कोई दूसरा जिहादी संगठन खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि पीएफआई के बैन के साथ साथ हमें उस जिहादी सोच को भी मारना पड़ेगा जो देश को जलाना चाहती है, देश को एक इस्लामिक राष्ट्र यानी गजवाए हिंद के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि ये जो मानसिकता है वो कहाँ से आ रही है, ये मानसिकता कहाँ पनप रही है, ऐसे इस मानसिकता के पीछे कौन सी पुस्तक और कौन से स्थान और कौन से लोग और कौन से संगठन इसमें जिम्मेदार हैं, उन सबको एक साथ जब तक नहीं मारोगे तब तक इस सारे जो विशेष सर्कल है ना, उस सर्कल का अंत नहीं होगा। और मुझे लगता है कि बार बार कभी कोई पाकिस्तान की बात करता है, कभी कोई पीएफआई की बात करता है, तो कभी किसी और की बात करता है। अल्पसंख्यक भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले या जो भारतीय मान्यताओं और उनके इतिहास महापुरुषों और जो आस्था के केंद्र हैं उन पर अतिक्रमण करने वाले लोग, उन सब को एक साथ एक बार सबक सिखाने की आवश्यकता है। आप देखिए कि पीएफआई के साथ जब पीएफआई कुछ करता है तो साथ में अजमेर शरीफ खड़ा हो जाता है। जब पीएफआई कुछ करता है तो उसके साथ दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद खड़ा हो जाता है। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है या आतंकवादी को पकड़ा जाता है, आतंकवादी को सजा हो जाती है, तो इन तीनों ही केस में जमीयत उलमा हिंद जो है ना उसको लीगल एड प्रोवाइड करता है, पीएफआई उसको फंडिंग करता है, उसके गुरु के सब तरह से उसको बचाते हैं। तो ये जो सोच है, आखिरकार जो कानून के साथ जो प्ले हो रहा है, संविधान के साथ जो प्ले हो रहा है, आखिरकार ये लोग मिलकर के एक षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जिस मॉड्यूल का ब्लास्ट जो है पटना पुलिस ने किया, ठीक है कि वो पुलिस साधुवाद की पात्र है कि कम से कम चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के ही उनको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ा, तो इस वजह से शायद ये क्लासेस मिल गए, अदरवाइज तो शायद मिलते भी नहीं। क्योंकि बिहार के अंदर अनवरत रूप से लगातार पिछले 5 साल में 150 बम विस्फोट हो चुके। आप देखिए कि इसमें एक के बाद एक जो है ना,
और वो जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जा रहा है। मैं अभी कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ आपके समक्ष। देखिए, इसमें ना अभी पिछले 1 साल के अंदर ही भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, आरा, खगड़िया, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, ऐसे अनेक जगहों पर मतलब लगभग दर्जन भर स्थानों पर जो बम विस्फोट हुए और इसमें कई दर्जन लोग मारे गए इसमें और बड़े पैमाने पर संपत्ति का भी नुकसान हुआ। लेकिन हर स्थिति में कहीं भी एक भी स्थान पर पुलिस ने कोई ऐसी सटीक कार्रवाई नहीं की जिससे कि किसी को इन अपराधियों को डर सके। इवन ये जो पीएफआई के गुर्गे वहां पर जो पनप रहे हैं उसके पीछे 2 ही मानसिकता जिम्मेदार हैं। एक तो ये कि भाई जो सीमा पार से जो बिहार का सीमांत क्षेत्र है वहां पर बड़े पैमाने पर इस्लामिक जिहादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं, आतंकवाद के जो अड्डे वहां पर बन रहे हैं। दूसरी बात यह कि पुलिस की निष्क्रियता इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार है। वहां पर जो विनोद बंसल जी, आपने एक बात सबसे पहले आपने ये बात कही कि यदि जैसे सिमी को बैन किया, यदि पीएफआई को भी बैन कर दिया जाता है तो फिर कोई दूसरा संगठन खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले इन जिहादी मानसिकताओं को मारना होगा और ये जिहादी मानसिकता कहाँ से पनप रही है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपने कही कि पुलिस वालों की अहम भूमिका है। यही बात मैं राहुल आनंद जी से पूछूंगी। राहुल आनंद जी, देखिए, पीएफआई को यदि हम बैन भी कर दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में मांग उठाई थी कि पीएफआई को बैन किया जाए, लेकिन फिर दूसरा संगठन खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो जिहादी है ये कहां से पनप रहे हैं? आखिर इन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पाकिस्तान से कनेक्शन है। पहले उन लोगों का खुलासा हमें करना होगा कि इन लोगों को जो जिहादी है, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इन जिहादियों को पनाह कौन देता है? राहुल आनंद जी। देखिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हम इस मंच पे बैठे हैं जिसपे हम एक खुली विचार विमर्श कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बात की, जो दर्द की बात की, जिस इलाज की जरूरत है उस पर अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे बड़ी बात पहले बात ये आती है कि जिस प्रकार से सिमी को बैन किया गया और तथ्य को जुटाकर संविधान के तहत कोर्ट के माध्यम से उसको बैन किया गया था, ठीक उसी प्रकार पीएफआई को भी करने की आवश्यकता है। और संविधान के दायरे में रहते हुए जिस प्रकार से कनेक्शन नजर आते रहे हैं और जो मांगे उठ रही हैं उसके मद्देनजर इस पे जल्दी ही लगाम लगाई जाएगी, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लगाई जाएगी। दूसरी बात मैं अगर कर लूं कि आज जो जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर माहौल बनता जा रहा है तो ये खुद मुसलमान लोग ही अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कैसे खड़ा कर रहे हैं? अगर आप इस्लाम को मानते हैं और आप मस्जिद में खड़े होकर हिंसा प्रदर्शन करते हैं तो ये अपने आप को शक के नजर में रखते हैं। और जब भी इस्लामों का जो पवित्र दिन होता है शुक्रवार और जुम्मे की बात की जाती है, उस दिन अगर प्रशासन आपके ऊपर नजर रखता है तो आप समाज और देश के अंदर अपने नजरों में स्वयं गिर रहे हैं। जिन्ना चले गए। जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में तो धर्म के आधार पर किया गया, जिन्ना चले गए, लेकिन अपने जिन और डीएनए को छोड़कर चले गए। और जिस प्रकार से लगातार ये एक बात उठाते आए हैं कि मुस्लिम संगठन खतरे में है, तो ये कैसा मुस्लिम संगठन है जो खतरे में है? जो पीएफआई का जो अभी पटना के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड जो एफआईआर दर्ज हुई है उस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 4 चरणों के अंदर जिहाद फैलाने की बातें की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां इंडोनेशिया के बाद जब भारत के अंदर मुसलमान है और जब जनसंख्या की जो हम बात करते हैं और जनसंख्या असंतुलन की बात करते हैं तो 9 जिलों में इनकी जनसंख्या ज्यादा बताई जा रही है, जिसके वजह से ये आने वाले भविष्य में आपको संविधान, पुलिस और न्यायपालिका में पीएफआई के वफादार लोगों को भर्ती करने की बात कर रहे हैं। राहुल आनंद जी ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है। जब पटना से जब इस कैंप के बारे में पता लगा तो कुछ जानकारी भी सामने आई है जिसमें पुलिस ने खुलासा किया है। 2 पर्चियां मिली है, उसमें लिखा हुआ है कि फोकस ऑन 2047 और 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है। ये फोकस ये लोग कर रहे थे जी। और मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो इनकी मंशा है वो पकड़ी गई। और साथ ही साथ मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और पुलिस महकमे को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने तय समय में रहते हुए इन लोगों को पकड़ा और इनकी जांच एनआईए को देने की भी बात की जा रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी कल्पित होगा। सबसे पहले तो जो मुसलमान भारत के अंदर रह रहे हैं, पहले वो आज अपने आप को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और सरकारी सेवाओं का लाभ तो जरूर ले रहे हैं और उस पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों को फाइंड आउट किया जाए और इनको सलाखों के फाइंड आउट तो हो रहे हैं राहुल जी। जो लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जो लोग खुलेआम गर्दन काट रहे हैं हिंदुओं की, वही कहीं ना कहीं फाइंड आउट हो रहे हैं कि वही है असली आतंकवादी। तो हमारे देश में कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का गला काट कर लाओ, कोई कह रहा है कि उनकी जुबान काट कर लाओ, तो कहीं ना कहीं हाईलाइट तो ये लोग हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। मैं एक चीज और चाहूंगा कि की बात करता है और जब हिंदू मंदिर में जाता है तो उसके गले में माला और हाथों में प्रसाद होता है। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, इनका कृपया लाइन पर बने रहिए। समय में देश के विभाजन करने की मंशा से जो ये आगे बढ़े हैं, इसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। तय समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कुछ परिवर्तन करने वाली है आने वाले भविष्य में, जिसको मद्देनजर हमारे देश के हिंदुत्व को और हमारे देश के अंदर रहते हुए सारे 135 करोड़ की जो जनता है, जो भारत के लोग हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात करेगी। मैं एक बात और बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो इस समुदाय के पास कोई दूरदृष्टि वाला व्यक्तित्व नहीं है जो इनको ये बता सके कि हमें देश की संसाधनों को किस प्रकार से लेना है। यही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारी विपक्ष खेमा है, जब विपक्ष खेमा के लोग ही इनकी हौसला अफजाई करते हैं तो फिर हौसला अफजाई हमने देखी हमने कई हिंसा में विपक्ष सामने आया। नागरिकता संशोधन कानून की बात करें तो इन जहातियों के साथ विपक्ष खड़ा था। जी बिल्कुल खड़ा था और माननीय प्रधानमंत्री जी जब पटना आए थे तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत मार्केबल बात थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सारे विपक्ष को एक होने की आवश्यकता है। आपके अंदर ये बात आपने बिल्कुल सही की राहुल आनंद जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि अगदी अब हमारे राष्ट्र की बात है तो हिंदुस्तान के सभी लोगों को आगे आना चाहिए। मैं आपके पास लौटूंगी। वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़े। वेदभूषण जी, विनोद बंसल जी ने एक बात कही है कि जिस तरह से ये जिहादी पनप रहे हैं, ये जो पीएफआई कनेक्शन सामने आए हैं, पुलिस तारीफ के काबिल है कि इस बड़े कैंप पर छापा मारा है पुलिस कर्मियों ने, लेकिन हम कहीं ना कहीं लेट तो हो गए हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2001 में जो बम धमाका हुआ था उसमें ये दो जिहादी शामिल थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उम्मीदवार बने थे प्रधानमंत्री के, तब भी ये लोग शामिल थे उसमें। जी भागीशा, देखिए पाप का जो घड़ा है धीरे धीरे भरता है और जब भर जाता है तो हिंदुस्तान का जो संविधान, जिसको लचीला संविधान कहा जाता था उनको, वो कानून इतना सख्त होता है कि उसका कोई जवाब नहीं होता। जो इनकी तिलमिलाहट दिखाई दे रही है पीएफआई के जो कैडर वाले हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर भी जो रिटायर्ड हैं वो भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक जरूरी नहीं है, पर जो मानसिकता उनकी बनी हुई है वो जरूर इसकी जिम्मेदार है कि किस तरह से पहले इनकी तुष्टीकरण किया जाता रहा। अभी एक विवाद चल रहा है, उपराष्ट्रपति जो हिंदुस्तान के हामिद अंसारी थे, किस तरह से उनके लिंक या उनकी जो बातें निकल कर आ रही हैं, आप सभी मीडिया और तमाम चैनल्स, तमाम अखबार उसको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी ने कुछ देर पहले खुलासा भी किया है, गौरव भाटिया जो कि प्रवक्ता है, उन्होंने खुलासा किया कि हामिद अंसारी को पाकिस्तान से करंट मिलता है। कई तरह के खुलासे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। नहीं बागीशा, ये ग्लोबल लिंक्स हैं इनके। अभी जो मामला निकल कर आया है इसके अंदर टर्की के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का नाम आ रहा है। पाकिस्तान तो हमारा एनिमी कंट्री है, उनका तो नाम अक्सर रोज ही आता है, परंतु मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और टर्की के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनसे भी इनका लिंक नजर आ रहा है। और ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर इस तरह तमाम संज्ञान के अंदर आ रही है, तमाम मीडिया जागरूक है, तमाम सिमी और जो इसका जो मुजाहिदीन IM का जो लिंक्स थे वो धीरे धीरे ये रूप में पीएफआई आ रही है। अब तमाम सरकारें, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो तमाम इसके ऊपर वाच रख रही हैं और इसी का नतीजा आपने देखा कि बिहार में किस तरह से। तो आपको क्या लगता है पुलिस कर्मियों को अब अपनी नजर को और कड़ा करना होगा? जो जिस तरह से पटना में कैंप पकड़ाया है उसके पीछे की जितनी भी साजिशें हैं, क्या अलग अलग ठिकानों पर जाकर के पुलिस कर्मियों को छापा मारना चाहिए, क्योंकि पुलिस की अहम भूमिका है इन सब में? बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी है, लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस तरह की इंफॉर्मेशंस को गैदर करें और उनको क्रैक डाउन करें, जिससे कि एक मैसेज आए कि इस तरह की चीज अब हिंदुस्तान में चल नहीं पाएंगी। इनकी जो
जो परेशानी ये है कि 370 खत्म हो गया, मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, 3 तलाक कानून के ऊपर कानून आ गया, तो इनकी जो बौखलाहट है वो नहर आने लगी है। तो इसलिए अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं और ये अच्छा है, कम से कम असली रूप दिखाई देगा कि क्या सरकारों को भी मदद मिलेगी इनके खिलाफ एक्शन लेने के अंदर। अभी आप जहांगीरपुरी का नाम ले रही थी, आप जहांगीरपुर दंगे के अंदर चार्जशीट हुई है, उसमें भी इंडिक्ट किया गया है, उसमें पीएफआई की तरफ इशारा बताती हैं। उसके अलावा सीए एनआरसी में आपने देखा कि किस तरह से एससी एसटी को जोड़ने के लिए जो ये पीएफआई ने उनको जोड़ने की कोशिश की, जो रावण सेना के जो सोकॉल भीम कहे जाते हैं, भीम सेना के रावण, उनको भी जोड़कर दिल्ली में प्रदर्शन किए गए जामा मस्जिद पर दरियागंज के अंदर। तो धीरे धीरे ये बेनकाब हो रहे हैं और आने वाले टाइम में इनका जो पाप का घड़ा है बन जाएगा और क्रैकडाउन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनके खिलाफ, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इनके खिलाफ होंगे और तमाम तरह के एविडेंसेज इनके खिलाफ धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं और इनके पास अब कोई जवाब नहीं होगा। इतने अकाट्य सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं कि इनके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। जो अपनी झंडे बना रहे हैं, अपनी बुक्स लिख रहे हैं, अपने करेंसीज तैयार कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, ये तमाम एविडेंस ही है। ये डिजिटल एविडेंस है जो आप टीवी पर दिखा रहे हैं, जो तलवार चलाते छोटे छोटे बच्चों के अंदर जहर भरा जा रहा है। तमाम जो इनके मदरसे हैं वहां पर किस तरह की एजुकेशन हो रही है, सरकार उस बारे में संज्ञान लेने लगी है कि वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा करिकुलम है, क्या चीजें हैं, कौन लोग उनको फंडिंग कर रहे हैं। जो रेडिकलाइज जो तत्व हैं उनको आइडेंटिफाइड लोग करा जा रहा है। सीरियल ब्लास्ट के अंदर किस तरह से पीएफआई का नाम आया, शाहीन बाग में जहां पर धरना हुआ वहां पर किस तरह से 200 गज की दूरी पर पीएफआई का ऑफिस था। तो तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई। इसलिए मैं और आप आज डिस्कस कर रहे हैं कि कब इसके ऊपर सरकार बैन लगाएगी। आप इंतजार कीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। काली पोस्टर पर किस तरह से विवाद हुआ, किस तरह से लोगों को भड़काया गया, तो ये तमाम चीजें पीएफआई जो पीछे से सपोर्ट कर रही है, फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं टेलीविजन पर ये फ्री में नहीं हो रहा है। ये तमाम चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन वेदभूषण जी, आपने एक बात कही कि पाकिस्तान पर हम क्यों ठिकरा फोड़े, पाकिस्तान तो हमारा एनिमी है ही, लेकिन कुछ लोग हमारे देश में रहकर ही गंदगी फैला रहे हैं, कुछ लोग देश में रहकर ही फंडिंग कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, कितने सहमत है आप वेदभूषण जी की बातों से? लेकिन कुल मिलाकर बात जो आपने कही बड़ी गंभीर बात यह है कि चाहे ये पाकिस्तान वाले लोग हैं, पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं, वो अगर उनकी बात करते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये कर रही है वो कर रही है, तो आखिरकार उनको पनाह देने का काम, उनको प्रश्रय देने का काम, उन सांपों को पालने का काम ये कौन कर रहा है आखिरकार? जब तक हमारे घर के अंदर के जो सांप हैं उनको हम नहीं कुचलेंगे तब तक वो आप उसको दूध पिलाते रहो, उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। और उसके ठीक रहा पाकिस्तान को फोड़ो या आईएसआई पे फोड़ो या आतंकवाद को फोड़ो, वो सब चीज गलत है। लेकिन हाँ ये बात है कि डीप सैनिटाइजेशन इनटू द कंट्री इज रिक्वायर्ड। वो भारत के अंदर जो है जो सांप पनप रहे हैं, अब मान लो मैं कहूँ कि अजमेर शरीफ है, अब अजमेर शरीफ पे हिंदू भी जाकर के वहाँ चादर चढ़ाते हैं। आखिरकार क्या मानसिकता है ये, क्या जरूरत है? ऐसे जहाँ पर एक एक नहीं 4-4, 5-5 खादिम और चिश्ती जाकर के हमारे भारत को ललकार रहे हैं, जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, पीएफआई के लिए तो पूरा आंचल खोल के बैठे हैं। और ये जो है ऐसे लोगों के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई भी करनी चाहिए। कुछ राजनेता भी है, कुछ राजनेता और कुछ अभिनेता जो कि हर वक्त पाकिस्तान की तारीफ करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पनाह तो मिल रही, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। दो बातें बड़ी गंभीर हैं। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से करौली के केस को डील किया, जिस तरह से भीलवाड़ा के और जोधपुर के और डूंगरपुर के और बांसवाड़ा के उन सब को डील किया, मतलब हिंदुओं पर हमले होते रहे और वो सरकार मुक्त दर्शक बनी रही। और अभी भी आप देखिए कि जब उदयपुर हुआ तब उन्होंने बूदी का जो मौलाना था उसको अरेस्ट किया 20 दिन बाद में। और अब जब इतना सारा प्रेशर बिल्ट हुआ तो उन चिश्ती परिवार में से सिर्फ एक चिश्ती को उठा करके कल अपने कर्तव्य की तीसरी समझ ली। आखिरकार ये जो मानसिकता है ना जी, उस मानसिकता को जब तक नहीं कुचला जाएगा और जो राजनीतिक प्रश्रय देने वाले लोग हैं उनको भी समझाना पड़ेगा। विनोद बंसल जी, जो बयान देता है उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे की जो साजिशें हो रही है वो कहां से पनपा, वो कहां से आया, वो कहां रहता था, उससे कहां फंडिंग होती थी, इसकी जांच आखिर क्यों नहीं हो रही है? जब तक पीछे तक की जांच नहीं होगी, जिस तरह से मैंने बताया कि जो 2 जिहादी अभी पटना में पकड़े गए वो 2001 से, यानी कि 2001 से वो लोग अभी तक चल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो साजिश उन्होंने रची होगी हिंदुस्तान के खिलाफ।
नेचुरली वो तो मैं कह रहा हूँ। इसमें बेसिकली ये अपने को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो मानसिकता है, राहुल जी आ रहे हो जब तक नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं। प्रश्न ये आता है कि देखिए कि हम जो है ना, सरकारें जो है जब तक समदर्शी नहीं होंगी, जब सरकारें न्याय तंत्र के साथ खड़ी नहीं होंगी, तब तक ये ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती रहेगी। जब तक आप मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहोगे, जो पिछले 60 सालों में चला, उसी राह पर अभी भी चलते रहोगे, तो निश्चित रूप से देश जो है ना सुरक्षित नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता, और देशवासी अपने आप को वो इन जिहादियों से रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि जिस तरह से एक ज्वार वैसे पिछले कुछ दिनों में बना है हिंदू समाज में, जिस तरह से लगातार धमकियां दी जा रही थी, गला काट प्रतियोगिता चल रही थी, उन सब को लेकर के बजरंग दल ने जब हेल्पलाइन जारी की तब जाकर पता लगा कि वास्तव में कितने लोग अभी भी पीड़ित हैं। हमारे पास दर्जनों कॉल आए और दर्जनों कॉलों का हमने सेटलमेंट भी किया। आप देखिए कि हिंदू समाज के अंदर एक बड़ा भय व्याप्त करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, जिस पर हमने विराम लगाने की कोशिश करी है। और आप देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन कार्यकर्ताओं को भी धमकी देने की कोशिश करी। मजे की बात देखिए ना जी, आप जिन कार्यकर्ताओं का नंबर हमने सार्वजनिक किया, उन कार्यकर्ताओं को भी धमकी देने की कोशिश इस्लामिक जिहादियों ने की कि तुमने अगर ऐसा किया तो ऐसा कर देंगे। हमने वहीं जाकर उनको कुचला। तो ये जो हिंदू समाज के अंदर जो ना पलायन नहीं पराक्रम, ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक उस समस्या का अंत नहीं होगा। देखिए अकेली सरकारें, अकेला कोई पॉलिटिकल सिस्टम, अकेला कोई संगठन इन सब काम को नहीं कर सकता। ये सब चेतना और साहस और पौरुष समाज के अंदर जगाना पड़ता है। भगवान राम जब जंगल में गए थे, वनवास के लिए गए थे, तो उन्होंने क्या किया था? वो चाहते तो माता सीता के हरण के बाद रावण का आक्रमण करने के लिए वो भरत को इन्विटेशन भेजते और उनको सूचना भेजते, तुरंत चतुरंगी सेना आकर के रावण पर आक्रमण करती सारे राजाओं को लेकर के। लेकिन नहीं, राम जी ने वो काम नहीं किया। राम जी ने कहा कि मैं ये जो समाज के अंदर जो मानसिकता व्याप्त है कि रावण तो बहुत बड़ा है, मैं उससे लड़ नहीं सकता, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है, तो उन सामर्थ्य को तैयार करने का काम भगवान राम ने किया। जंगल में वन में गए, हर एक लोगों से मिले, उनको कहा कि भाई चाहे तुम्हारे पास पेड़ पौधे ही है, हम पेड़ पौधों से आक्रमण करेंगे, कोई चिंता नहीं। उसके पास बहुत सारा आयुध है, कोई चिंता नहीं। हमारा आत्मबल ज्यादा है, हमारे साथ सत्य खड़ा हुआ है, हमारे पास धर्म खड़ा हुआ है। तो हिंदू समाज को वो राम जी को संदेश को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमारे पास चाहे कुछ नहीं है, चाहे संसाधन विहीन है, कुछ भी हो, और वो लोग चाहे कितना ही आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन हम जो जिस काम को कर रहे हैं, हम धर्म के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो हम किसी भी कीमत पर हम परास्त नहीं होंगे। और हिंदू समाज कभी चाहे भूतकाल में भी और न वर्तमान में न भविष्य में कभी पराजित नहीं होगा। लेकिन इनको एक बार स्वाभिमान पूर्वक खड़े होने की आवश्यकता है, और ऐसे सब जिहादियों के विरुद्ध जो है कठोरतम नीति सरकारों की भी आनी चाहिए और कठोरता के साथ उसका पालन होना चाहिए। और कोई राजनेता और राजनीतिक शक्तियां अगर उसका इग्नोर करती है तो उसको भी उसका फल चखाने के लिए हिंदू समाज ने पहले भी कई दृष्टांत पेश किए हैं। आप देखिए डेमोक्रेटिक तरीके से भी हमने इन मामलों को डील किया है। जब 90 के दशक में बाबा अमरनाथ की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए सारे जिहादी खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी कीमत पर अगर कोई अमरनाथ आया तो वो जिंदा नहीं जा पाएगा। उस समय 90 के दशक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आह्वान किया कि नहीं, हम जाएंगे, चाहे गोली खाएंगे, मरेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद से आप देखिए उस यात्रा में 50,000 लोग देश भर के गए थे बजरंग दल की अगुवाई में, और उसके बाद से आज तक वो यात्रा अनवरत रूप से जारी है। नहीं तो आप समझ लीजिए कुछ दिन पूर्ण विराम लग गया होता उस यात्रा पर। तो हिंदू समाज को भी एक बार कृत संकल्पित होकर के जिहाद के खिलाफ, इस आतंक के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ और इस बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी, बिल्कुल सही कहा। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे काफी समय से। राहुल जी का ये क्या कह रहे थे आप? देखिए, जो मुस्लिम और हिंदू एकता की बात करते थे और जो ये मिसाल देने की कोशिश करते थे कि हर हिंदू विवेकानंद की तरह और हर मुस्लिम कलाम की तरह बने, तो अब समय ऐसा आ गया है वाजिशा जी कि अब कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। संशोधन क्या करने की आवश्यकता है कि जो धर्म को लेकर जो लोग कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं और जो खुले मन से खड़े होकर जो बयानबाजी करते हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, और दूसरी जो संसद के अंदर जो संविधान है और जब कानून बनाने वाले लोग अगर निजता और उस वक्त राष्ट्रीयता के साथ जब खड़े रहेंगे, तब निजता को छोड़कर राष्ट्रीयता के साथ खड़े रहेंगे, तो निश्चय वो दिन आ जाएगा कि हमारा भारत अखंड भारत की तरफ हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भारत के दूसरे नागरिक के ऊपर जब इतने गंभीर आरोप लगते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो ये जरूर दिखता है कि ये जो पिटारा जो खुला है और जो अल्पसंख्यक का जो प्रेम है जो दिखाने की कोशिश की जाती है, जो संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा ही गलत है, जो पूर्ण नहीं है, इसके ऊपर भी कटाक्ष करने की आवश्यकता है और इस पे सुधार करने की आवश्यकता है। जो लोग
भारत के अंदर बैठकर देखिए, एक स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारा देश 2 मोर्चों पर लड़ने को तैयार है। इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ ये था कि हमारा देश एक तरफ पाकिस्तान, दूसरा तरफ चाइना और तीसरा अपने देश के अंदर भी हमारी सेना तैयार है कि हम लड़ने को तैयार हैं। और ये जो आधे दर्जन लोग जो है ना, देश की गंदगी से कैसे लड़ा जाए राहुल जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस देश की गंदगी से लड़ने की सबसे बड़ी व्यवस्था ये होनी चाहिए कि अब जो 2014 के बाद जो शासन आई है भारतीय जनता पार्टी की, उस शासन के अंदर वो सारे लोग बाहर निकले हैं जो देश के अंदर गंदगी बनकर बैठे थे और अपनी जगह इर्द गिर्द गंद फैलाते थे। और स्वच्छ भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके तहत इन सब लोगों को खोजा गया और इनकी सफाई करनी अब शुरू की जा रही है। बिल्कुल, चलिए आखिरी कमेंट वेद भूषण जी से लूंगी। वेद भूषण जी, आखिरी कमेंट आपसे छोटा सा लूंगी। मैंने बताया था कि हमारे देश का कानून लचर है और मजबूत भी है। अब जरूरत है, चाहे वो ईश निंदा से जुड़े हुए कानून हो या पीएफआई जैसे संगठन या इस तरह की जो एक्टिविटीज चाहे उदयपुर अमरावती में हो, इनके लिए जो साधारण कानून हमारी आईपीसी है वो शायद कमजोर लगती है। उसमें बदलाव की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग कानून बनने चाहिए जिसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस हों और उनका पूरा ट्रायल के बाद ही निष्पादन हो सके, सच्चाई का पता हिंदुस्तान को पता लग सके कि इसके पीछे क्या मंशा थी, कौन लोग थे। कानून में बदलाव की जरूरत है, सख्त कानून की जरूरत है, तभी इस तरह की चीजों पर अंकुश सरकार लगा पाएगी और हिंदुस्तान में जिस उम्मीद की जाती है अमन शांति की, वो बात होगी। इसके लिए सरकारों को वक्त रहते जागने की जरूरत है। बिल्कुल, सरकार, कानून और अब सभी लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, तभी हम इस देश की गंदगी जो देश में फैल रही है उसको हम बाहर निकाल पाएंगे और ये जो जिहादी पनप रहे हैं उन्हें भी हम चुप करवा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का सुदर्शन न्यूज से चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ये जो जिहादी है, ये जो पनप रहे हैं, आखिर इन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है? जो लोग इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, पहले उनके बारे में पता करने की जरूरत है कि आखिर इन जिहादियों को कहां से फंडिंग होती है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत के दूसरे ऐसे राज्य है जैसे केरल है, वहां से इन्हें फंडिंग हो रही है। जो पटना में कैंप शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है, अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए जा रहे हैं और 2047 पर फोकस किया जा रहा है। तो इनके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें सामने लाना होगा, तभी हम हिंदुस्तान में जो गंदगी फैल रही है उसको हम बाहर फेंक पाएंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।